हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हिंदी का इस नए मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। पेपर पैटर्न हूबहू ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हिंदी का पूरा पेपर हल करके आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको हूबहू दिखाई देगा। और यहाँ पे सबसे पहले खंडका की शुरुआत करते हैं। खंडका में पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, जिसमें गद्य के 5 सवाल होते हैं बहुविकल्पी में, और फिर उसके बाद पद्य के जो भी 5 सवाल होते हैं। कुल मिला के 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन या फिर चंद्रकांता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु, जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने की अष्टयाम के रचनाकार हैं विठल नाथ, अग्रदास, नाभादास या फिर गोकुलनाथ। तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वो आपका हो जाएगा इसमें नाभादास, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कि देवी दियो की लेखक इनमें से कौन नहीं है, पूछा है। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो इसमें सही जवाब का क्या हो जाएगा, सही जवाब इसमें डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना नाटक है। तो यहाँ पे कौन सा रचना नाटक है। गोदान, स्कंदगुप्त, चिंतामणि, अशोक के फूल। इसमें सही जवाब का हो जाएगा स्कंदगुप्त, जो है एक नाटक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। मिश्र बंधु, सुदर्शन, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के, जो आपका गद्य से रहेगा, सॉरी पद से रहेगा। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है तुलसीदास, नंददास, अग्रदास या फिर नाभादास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंददास, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं दूसरे पर। उर्वशी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, सूरदास की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर महादेवी वर्मा की। तो आपका जवाब हो जाएगा कि उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की जो है मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन है। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे या फिर प्रभाकर मचवे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका अज्ञे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार हैं जसवंत सिंह द्वितीय, द्विजदेव या फिर बेनी बंदीजन या फिर ग्वाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाल, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमनाथ की रचना है अंगद पूर्ण, रस प्रबोध, रस पीयूष निधि या पदावली। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा रस पीयूष निधि हो जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो शुरुआत होगा आपका वो गद्यांश रहेगा। गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न रहेंगे। 10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत ही आसान होता है यहाँ से क्वेश्चन छांटने में। क्वेश्चन छांट के आपको लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 2-2 नंबर क्वेश्चन होता है। 10 अंक आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गद्यांश का जो पाठ है वो बताएंगे कौन से पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम कौन सा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आज जब पद्यांश को गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। उस सेंटेंस के आधार पे जो है आपको पता करना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे यहाँ पे शब्द है राष्ट्रीयता, यहाँ शब्द है पृथ्वी, यहाँ शब्द है राष्ट्रीयता और यहाँ शब्द है भूमि। तो ऐसे न जाने कितने राष्ट्रीय शब्द, पृथ्वी, भूमि, ये सब आपको जो है शब्द मिलेंगे। इसका मतलब ये राष्ट्रीय के स्वरूप से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा उत्तर। सबसे पहले यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। फिर लेखक का नाम लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं तो संदर्भ लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक गद्य संकलन में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नाम पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद
अगला क्वेश्चन इसके बाद रहेगा आपका यहाँ पे जैसे कि भूमि का निर्माण और अस्तित्व जो है वो किसके हाथ में है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भूमि का निर्माण किसने और जो है कब किया है। तो भूमि का निर्माण जो है यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। जब आप यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और इसका जो है अनंत काल से इसका अंत माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। और उसके बाद जो है फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आपका। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रति हमारा औसत धर्म क्या है। तो यहाँ पे जो है उत्तर आपको मिल जाएगा देखने को, जैसे कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अद्यौपांत यानी शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयुक्तता और उसकी महिमा का पहचान हमारा आवश्यक धर्म है। तो इसका उत्तर भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है शब्द का अर्थ आपको बताना, जैसे पार्थिव है, अद्यौपांत है। तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना होना पार्थिव कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है आदि से अंत तक, यानी आद्योपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक, शुरू से लेकर समाप्त होने तक इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रेखांकित अंश रहता है इसका आपको व्याख्या करनी होती है रेखांकित अंश का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रेखांकित अंश की जो है यहाँ पे व्याख्या हो गई है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कोई व्याख्या करने तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या ही डाल देंगे और लिखेंगे लेखक के अनुसार। फिर इसके बाद जो है जो सेंटेंस दिया गया है उसी को उतार देंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूरा उतार देंगे सही तरीके से, बस आपका तब भी काम हो जाएगा। इसके बाद अथवा करके देता है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको चैप्टर पहचानना किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाठ का नाम हो जाएगा इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे देखिए भाषा शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, समाज भाषा शब्द जो है यही इसकी पहचान है इस चैप्टर की। तो यहाँ से इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं भाषा और आधुनिकता से। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे भाषा जन चेतना की गतिमान करने में प्राय असमर्थ रह जाती है। तो इसका उत्तर दूसरा वाला देखिए, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो यहाँ पे उत्तर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपको मिल जाएगा सूचित करती है यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ से उठाइए और यहाँ तक जो है अच्छा आप दीजिए। ठीक है, आगे इसमें ऐसे ही क्वेश्चन छांट के आपको लिखना रहता है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखने को मिल जाएगा कि जन चेतना को गति देने में असमर्थ भाषा कौन सी है। तो इसमें ऐसी भाषा जो पुरानी रीतियों शैलियों की परंपरा निर्लेख रास्ते पर चलती है, वह जन चेतना को गतिमान देने में प्राय असमर्थ रहती है। जिस प्रकार रूढ़ियों में जकड़ा समाज प्रगति नहीं कर सकता है, वैसे ही जो पुरानी पीढ़ी है पढ़ चुकी भाषा है वो समाज की नई दिशा नहीं दे पाती है। आगे यहाँ पे शब्द का अर्थ लिख सकते हैं। शब्द का अर्थ में जैसे सर्जक शब्द है तो सृजन करने वाला या फिर रचना करने वाला या फिर निर्माण करने वाला हो जाएगा। परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरा चली आ रही है पुराने समय से वो आपकी परंपरा हो जाएगी। फिर भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, उसी प्रकार से आप यहाँ व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे चौथा सेक्शन आता है। चौथा नंबर जो आएगा वो पद्यांश पर आधारित रहेगा। पद्यांश में जो है आपका इसका पूरा का पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पाठ का नाम और रचयिता का नाम आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पाठ का जो नाम हो जाएगा वो उद्धव प्रसंग से लिया गया है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा है खा वाला, वो है कि उद्धव की क्या स्थिति है ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा इसके बारे में। ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव प्रेम के नशे में पूरी तरह से डूबे हुए नहीं प्रेम मद छाके हैं। उनकी जो शरीर है शारीरिक स्थिति ऐसी है, उनके पैर कहीं
कहीं पड़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, उनके अंग थक गए हैं और आंखों में प्रेम विहलता के रूप जो है शिथिलता छा गई है। वह किसी खोई हुई स्मृति को याद करने की कोशिश करते हुए चकित से दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, जैसे चकात है तो चकात में चकित होना या भौचक्का रहना, जैसे कि अचानक कोई आपके सामने कोई चीज़ आ जाए तो आप चकित हो जाएं, ठीक है। ऐसे धारित करना होता है रखना या धारण करना हो जाएगा, ठीक है। अगला है उपहार स्वरूप मिली जो वस्तुएं थी वो क्या थे। तो उद्धव को उपहार स्वरूप में दो प्रमुख वस्तुएं मिली थी, जिसमें एक हाथ में यशोदा माता द्वारा दिया गया नवनीत यानी मक्खन था और दूसरे हाथ में राधा जी द्वारा भेजी गई श्रेष्ठ यानी बांसुरी थी। इस प्रकार से दो शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, तो आप इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। रेखांकित जो अंश है यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा आपसे लिख दीजिए और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करिए कि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव ब्रज के प्रेम से इतने अभिभूत हैं कि यशोदा और राधा के द्वारा दिए गए उपहारों को अति आदर के कारण धरती पर नहीं रखना चाहते। वे उन्हें अपने हाथों में ही थामे हुए हैं। साथ ही उनकी आंखों से विरह की आंसू इतनी अधिकता में बह रहे हैं कि वे उन्हें पोंछने के लिए अपने हाथों को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हाथ उपहार से भरे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए वो अपने बहुलिनी कुर्तों की बाहों से उन आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें अथवा करके भी दिया रहता है, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पद्यांश दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको उत्तर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले पाठ और रचयिता का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम श्रद्धा मनु हो जाएगा और रचयिता इसके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे जो है सौंदर्य का वर्णन जो है किया गया है। इस अवतरण में श्रद्धा के अलौकिक और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ लेखक ने इसके द्वारा धारण किए गए वस्त्रों और उसकी शारीरिक कांति को चित्रण किया है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकता है, तो मिश्रण शब्द का अर्थ चिकना या कोमल होता है। वपु कांत का मतलब होता है सुंदर शरीर, यानी वपु यानी शरीर और कांत मतलब सुंदर या चमकदार हो जाएगा। इसके बाद जो रेखांकित अंश होते हैं उसकी व्याख्या करनी होती है, तो आप इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा ने नीले रंग के भेड़ों को चर्म वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्हें नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा से सुकुमार और कोमल शरीर के जो अंग दिखाई दे रहे हैं वे अत्यंत आकर्षक हैं। नीले वस्त्रों के बीच उसका वह गुलाबी आभा वाला शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के समूह के बीच कोई अत्यंत कोमल और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हो। यह वस्त्र उसके शरीर के लिए केवल ढाल यानी वर्म नहीं बल्कि उसकी सौंदर्य की ओर और अधिक निखार ला रहा है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें पूछ सकता है कि अलंकार निरूपण में के बारे में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि खिला हो जो बिजली के फूल मेघ वन जो है बीच गुलाबी रंग, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार को संबोधित करता है, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें उपमा अलंकार भी देखने को मिलता है, जैसे रंग रूप की समानता के कारण यहाँ उपमा अलंकार के प्रभाव भी दिखाई देता है। तो इसमें रूपक अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेघवन, तो बादल रूपी वन यानी रूपक अलंकार के रूप में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे इसमें अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि आपका जीवन परिचय संबंधित रहेगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जीवन परिचय। क्या क्या जीवन परिचय आ सकता है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जयनंद कुमार का जीवन परिचय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय में से कोई एक जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर का जीवन परिचय है, 80 शब्दों में आपको लिखना है, तो एक पेज में आप पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि कवि का यहाँ पे जीवन परिचय आपको लिखना होता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट यहाँ पे पंचलैट या बहादुर की कहानी में से कोई पात्र चरित्र चित्रण आएगा, इसको आप अच्छे से एक बार कहानी की तरह पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे या अथवा करके आपको कर्मनाशा की यार या फिर खून का जो रिश्ता है, ये आपका कथा वस्तु पर प्रकाश डालना होगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 7वां नंबर सेक्शन जो रहेगा,
वो खंड काव्य से रहेगा, जिसमें जो है किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा जो आपके ज़िले में चलता है, वही उत्तर जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके ज़िले में चलता आप उसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन शुरू होता आपका यहाँ पे खंड खा की। खंड खा में जो आपका शुरुआत होगा, यहाँ पे आपको संस्कृत का जो गद्यांश है इसका जो है संदर्भ लिखना है और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो नीचे जो है आप इसका उत्तर देख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे संदर्भ मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत दीर्घ के संस्कृत भाषा या महत्तम नव पाठ से लिया गया है या अवधृत है। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पे मैं अनुवाद बता दे रहा हूँ कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के मन को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द समूह को जन्म देने वाले देववाणी यानी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमान यानी वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। आगे इसमें लिखेंगे, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेदों, समस्त उपनिवेशद और 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक द्वारा इसी भाषा को समस्त आर्य भाषा की जननी मानी जाती है। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार का ज्ञान आश्रय होना, उसकी व्यापकता और किसी दृष्टि में छिपी हुई नहीं है, अर्थात सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका भी सेंटेंस जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे संदर्भ दिखाई देगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जो है ये महर्षि दयानंद पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो आप यहाँ पे हिंदी में अनुवाद देख पाएंगे। लिखा है यहाँ पे कि क्रमशः मथुरा नगर से आए लोगों को दंडी विराजानंद स्वामी के पुण्य यश को बार बार सुनकर 1917 विक्रम संवत और भगवान कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा जो है नगरी आए हैं। वहाँ उन्होंने गुरुओं के कल्प वृक्ष के समान वेद वेदांगों में प्रवीण और नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्र वालों सशस्त्र का ज्ञाता इसे माना जाता है। सरल स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास पहुंचकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और विद्या अध्ययन का उत्सुकता प्रकट की। आगे इसमें लिखेंगे, गुरु बिरजानंद ने कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों को पढ़ाया। विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा के साथ गुरु से कहा, भगवान, मैं निर्धन होने के कारण तन मन के साथ केवल कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे आपका श्लोक वाला सेक्शन। श्लोक में भी आपको संदर्भ लिखना पड़ता है और उसका हिंदी लिखना पड़ेगा। 7 अंक आपको यहाँ से भी मिलेंगे। तो श्लोक में आप लिखेंगे वैसे ही कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत में जो है खंड के निरूपित दिलीपः जो है नाम पाठ से लिया गया है। इसमें आदर्श राजा गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ तक आप इसे संदर्भ लिख देंगे। फिर हिंदी में जो अनुवाद है वहाँ पे अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, राजा दिलीप, यहाँ पे लिखा गया, राजा दिलीप प्रजा के कल्याण और उन्नति के लिए उनसे टैक्स यानी ग्रहण करते थे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य पृथ्वी से जल सोखता है ताकि वह उसे जो 1000 गुना अधिक वर्षा करके उसे वापस लौटा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अथवा करके भी दिया रहता है, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। इसका संदर्भ इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड के संकलित नामक पाठ से दूतवाक्यम से अवतरित लिया गया है। और जो है यहाँ बस इतना ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका अनुवाद रहेगा। तो अनुवाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पांडवों की ओर से दूत कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा दुख सहा है और वह वनवास और अज्ञातवास का पूरा समय भी समाप्त हो गया है। अब हमारा जो धर्म सम्मत यानी न्यायपूर्ण पैतृक अधिकार है, राज्य का हिस्सा है, उसे विभाजित कर दिया जाए, अर्थात हमारा हिस्सा दे दिया जाए। इस प्रकार से ले सकते हैं। इसके बाद 9वां नंबर जो क्वेश्चन आएगा आपका वो रहेगा आपका हिंदी से 2 प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे संस्कृत का उत्तर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, इसमें से 2 आपको करना होगा, 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। इसमें सेंटेंस जो है थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैत्रेय
नेत्रे वाकलक्यम किम अपृच्छत। तो यहाँ पे जो किम है यही आपका चेंज हो जाएगा, इसकी जगह दूसरा सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। ये जो कथम लिखा है ये आपका चेंज होगा, कथम यहाँ पे का, यही सब सेंटेंस जो है आपका चेंज होगा, बाकी इसकी जगह पे नया सेंटेंस ऐड हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है तो इसकी जगह पे जो है संस्कृत में से कोई भी एक सेंटेंस उठा के यहाँ पे लिख देना, तब भी कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेक्शन शुरू होता है आपका अलंकार से संबंध, जिसमें जो है आपको यहाँ पे वीर रस शांत रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद उपमा अलंकार, अलंकार से संबंध, यानी आपका रस अलंकार और छंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका सेक्शन आता है निबंध वाला। निबंध वाले सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे कुछ प्रकार से निबंध दिखाई देंगे, जैसे 9 नंबर का प्रश्न होगा, कम से कम 3 से 4 पेज में आप पूरा निबंध लिखेंगे लास्ट में, तब जाके पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे निबंध है राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता क्यों हो चुकी है, वन संरक्षण का महत्व एवं उपाय बताइए, ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा निबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी और राजनीति, भारतीय समाज में नारी का स्थान क्या है, बेरोजगारी निवारण में कुटीर और लघु उद्योग का भूमिका क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे संविच्छेद वाला प्रश्न आ जाएगा, इसका भी उत्तर आपको दिखा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर समास आ जाएगा, समास यहाँ पे रहेगा, फिर प्रत्यय वाला क्वेश्चन रहेगा एक, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपको उत्तर नीचे जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे रस छंद अलंकार का तीनों का उत्तर यहाँ पे देखिए। सबसे पहले वीर रस की बात करें तो वीर रस की परिभाषा देना है और आपको एक उदाहरण लिखना है। जैसे परिभाषा में लिखेंगे कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भाव पुष्ट होता है तो उसे वीर रस की निष्पत्ति नहीं वीर रस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लिख सकते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इस प्रकार से आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं, ये वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार मतलब कोई एक आपको करना होगा, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। जैसे जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के समान गुण और धर्म या स्वरूप के आधार पर की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन का जो है तुलना पीपल के पत्ते से किया गया है। फिर इसके बाद छंद रहेगा आपका, यहाँ पे छंद लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें एक सामिक जो सम मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु जो है वो शुभ माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि बंदहो गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अभय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे निबंध के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निबंध में सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करिए, फिर इसके बाद प्रस्तावना आप लिखेंगे। प्रस्तावना की शुरुआत जो है किसी अच्छे से कोटेशन के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे हिंट में लिख दिया हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका संधि और समास वाला पोर्शन। तो इसमें संधि और समास वाले पोर्शन में बात करें तो इस प्रकार से आपको संधि देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, देख लेना अच्छे से। ठीक है, पीडीएफ आपको दे देंगे। फिर 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 14 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका एक प्रार्थना पत्र लिखने को आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के रूप में उल्लेख करते हुए एक शिकायत पत्र लिखिए। तो यहाँ पे शिकायत पत्र लिखना है तो इसमें लिखेंगे सेवा में मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम, शहर का नाम लिख देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे विषय में लिखेंगे बस चालक के दुर्व्यवहार हेतु शिकायत पत्र लिखेंगे। महोदय सबने निवेदन है कि इतना तो चीज़ कॉमन रहता है, इतना आप लिखेंगे ही। सबने निवेदन की कल दिनांक आप डेट डाल देंगे जिस दिन पेपर रहेगा। बस संख्या में आप रोल नंबर डाल सकते हैं। यात्रा के दौरान चालक का व्यवहार यात्रियों के प्रति अत्यंत अभद्र और अमर्यादित था। बार बार अनुरोध के बावजूद उसने न केवल लापरवाही से बस चलाई बल्कि अपशब्द का भी प्रयोग किया। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त चालक के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भवदीय आपका जो है नाम, मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आज का तिथि मतलब कि जिस दिन पेपर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। नंबर नोट कर सकते हैं 92 50 26 35 35।
ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।